हमारा समाजवाद वो नहीं है जो कार्ल मार्क्स की तरह आकर के ये कहे कि भाई धर्म एक अफीम है जो गरीबों में बांट दी जाती है ताकि अमीर उनका शोषण करते चले। राजा की व्यवस्था ना हो जहाँ पे संविधान के अंतर्गत सारी चीजें चले। इसीलिए भारत एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑफिसर के ऊपर कभी सर पे वो गमला रखते हैं, कभी खेलो इंडिया के प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा राष्ट्रगान के समय वो ताली बजाने लगते हैं। मुसलमानों की कमी है जिसके पास बुद्धि होगी नहीं। इसी बिहार में मजरूल हक हुए थे ना, इसी बिहार में मजरूल हक हुए थे, इसी बिहार में लालू प्रसाद यादव भी हुए थे। प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत ही करीबी तौर पे मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के लिए मैंने लगभग 2.5 वर्ष डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोर टीम में अपना काम दिया है। लोगों का पिंडदान करना है तो आप कहाँ आते हैं? गया जी में आते हैं। गया जी की भाषा क्या है? मगही। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम और पूरा देश को ये कहना शुरू कर दें कि आपको अगर पिंडदान करवाना है अपने पुर्जों का तो मगही में आके बोलिए, भोजपुरी में आकर के बोलिए, तो आपने अधिकार दिया ना कि भाई जाकर के तुम शराब पियो चाहे नहीं पियो। आप दिल्ली में शराब ऑन रखे हुए हैं, मुंबई में शराब ऑन है, तो भाई बिहार में काहे बंद है? एक देश में जब भारतीय जनता। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज बैठा हूं प्रशांत के प्रशांत महासागर यानी कि जन स्वराज का जो ये कैंपस है, इसी कैंपस में और पीछे प्रेस वार्ता का बैनर दिख रहा होगा आपको और सामने जो है सो आदित्य जी जो बीटा से आते हैं वो हैं हमारे साथ और विश्लेषण करेंगे। ताबड़तोड़ जो है सो क्वेश्चन होगा, उसका विश्लेषण ये करेंगे। नहीं करेंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए तो आप हैं ही। हम आज जानते हैं कि समाजवाद के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है। प्रशांत ने प्रताड़ित किया है, तेजस्वी यादव को निरंतर प्रताड़ित किया है। ये समाजवाद नाम का चीज है क्या? इस पर थोड़ा जो है सो आप हमारे दर्शकों को विश्लेषण करके ढंग से बताएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि पहले तो आपके शब्द को थोड़ा रिफाइन कर दें। प्रशांत जी ने, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने तेजस्वी यादव को प्रताड़ित नहीं किया है, उनसे प्रश्न किया है। उनसे प्रश्न ये किया है कि जब वो कहते हैं कि हम समाजवाद के पुरोधा हैं, हम ही लोग समाजवाद के नेतृत्व करता है, हम ही लोगों ने समाजवाद की विचारधारा को भारत में पनपाया है और उसका प्रचार प्रसार किया है, तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का केवल इतना कहना था कि अगर आपकी बुद्धि इतनी तेज है कि आप समाजवाद के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं तो कृपया आकर के टीवी पे खड़े हो जाइए और 5 मिनट समाजवाद के ऊपर बोल करके दिखा दीजिए। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, 9वीं कक्षा में जब आप एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे तो इतिहास की किताब में आपको समाजवाद देखने मिलेगा दूसरे चैप्टर में। और यह भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 10वीं कक्षा में भारत में राष्ट्रवाद नामक जो तीसरा चैप्टर पढ़ना है उसमें गांधी के समाजवाद को पढ़ना है। जब हम बात करते हैं समाजवाद की तो भारत के परिप्रेक्ष्य में वो समाजवाद गांधी का समाजवाद हो जाता है। बिल्कुल जैसे आप हमारे जनसुराज पार्टी के पूरे लोगों के ऊपर देखते होंगे, 2 लोगों का चित्र वहां पे अंकित किया हुआ है, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए बात की। उन्होंने कहा कि जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस व्यवस्था को जन्म देने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। जी बिल्कुल। दूसरी ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई हमारा समाजवाद अलग है, हमारा समाजवाद वो नहीं है जो कार्ल मार्क्स की तरह आकर के ये कहे कि भाई धर्म एक अफीम है जो गरीबों में बांट दी जाती है ताकि अमीर उनका शोषण करते चले जाएं। ऐसा समाजवाद ये भारत का समाजवाद नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाजवाद कहता है कि भाई हमें ग्राम स्वराज का निर्माण करना है। ग्राम स्वराज यानी जब एक तरफ आप प्रधानमंत्री मोदी को बोलते हुए सुनते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूलभूत विचार है कि आत्मनिर्भर भारत कहने की एक बात हो जाती है, केवल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये बनेगा कैसे? इस देश का एक एक गांव अगर अपने पैरों पे खड़ा होगा, वहां की कृषि और किसानों को वहीं पे पैसा मिल रहा होगा, वहां के लड़कों को वहीं पे रोजगार मिल रहा होगा, वहां के युवाओं के पास वहीं पे पूंजी होगी, वहीं पे श्रम और पूंजी का प्रवाह नहीं हो रहा होगा, गांव अपने तौर पे आत्मनिर्भर बन रहे होंगे। इस तरह के समाजवाद की परिकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी और कहीं ना कहीं उसी को लेकर के हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लोकतंत्र और समाजवाद में अंतर क्या है? लोकतंत्र और समाजवाद में कोई अंतर नहीं है। देखिए, समझने का अंतर है। सबसे पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अन्य देशों के संविधान के अंतर्गत अन्य शब्दों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। भारत के हिसाब से भारत एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इस 4 शब्द को समझना जरूरी है। समाजवाद यानी इस देश की एक बहुत बड़ी संपत्ति पे समाज के एक बहुत बड़े तबके का हक होगा।
सरकार गरीबों का मदद करेगी ताकि वो मेन स्ट्रीम में आकर के उसका हिस्सा बन पाए। लोकतंत्र यानी जनता के लिए जनता से चुनी गई एक सरकार, एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरीके से बहुमत पर स्थित हो। लेकिन यहां पे समझने वाली बात है, हम लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझिए, जिसको नहीं समझ में आएगा वो बड़े, अब यहाँ पढ़ाई की जरूरत है, हमारे दर्शकों को समझने की जरूरत है। ढंग से दीजिए। लोकतंत्र वो है जो कहता है कि हम बहुमत के शासन के ऊपर आधारित रहेंगे, बट एट द सेम टाइम एक भीड़ है जो किसी व्यक्ति को मारना चाहती है। भीड़ बहुमत है, हाँ। व्यक्ति जो है वो अल्पमत है, हाँ। लेकिन क्या ये सही है क्या कि उसको मार दिया जाए? ये सही नहीं है। यहीं पे आता है गणतंत्र। गणतंत्र यानी वैसा लोकतंत्र जो बहुमत का शासन हो परंतु संविधान के अंतर्गत चले, ना कि किसी एक व्यक्ति के कहने के आधार पे चले। यानी वैसा लोकतंत्र, वैसा शासन व्यवस्था जहां पे राजा की व्यवस्था ना हो, जहां पे संविधान के अंतर्गत सारी चीजें चले। इसीलिए भारत एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये समझने की जरूरत है कि जब भारत के कंटेक्स्ट में बात हो, ये चारों शब्द अपने आप में अगर आप नहीं लेंगे तो भारत अधूरा रह जाएगा। तो प्रशांत का कहना था कि आपने जो इतना देर विश्लेषण दिया, इतना ही तेजस्वी यादव को नहीं आता है। जी हाँ, कहने का मतलब यही है। जी हाँ, जो प्रशांत कहते हैं, प्रशांत एक बात और कहते हैं नीतीश चाचा के बारे में। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनके बारे में कि उनका जो है सो ऊपर का तल्ला अब खसक चुका है, इन पर अब इनसे अब काम नहीं हो सकता है। और एक और चोट दे के जाते हैं जो बहुत बड़ी चोट है कि अभी हमारे प्रदेश को दूसरे लोग चला रहे हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी है, वरिष्ठ पदाधिकारी, वो लोग चला रहे हैं। ये कहाँ तक जायज और सही लगता है आपको? ये आप मुझसे ना पूछ करके आप अपने दर्शकों के विवेक पे छोड़ दीजिए कि वो ये बताएं कि जब वो बिहार में किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो वो डेमोक्रेसी को महसूस करते हैं कि अपने मुख बिंदु से नहीं, आप नहीं, अपने हम मुख वही बिंदु बता रहे से हैं। बताइए, और हमारे दर्शक जो हैं बिल्कुल हम वही बता रहे हैं, विश्लेषण करेंगे, वो बिल्कुल लिखते विश्लेषण हैं, करोगे, लिखने में बिल्कुल ध्यान से कमी नहीं करते हैं। ये वही हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जब आपके दर्शक ये महसूस करते होंगे कि जब भी वो कहीं जाते होंगे किसी भी कार्यालय में, तो वहां पे उनको डेमोक्रेसी महसूस होती है या ब्यूरोक्रेसी महसूस होती है? वहां पे उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था नजर आती है या वहां पे अफसरशाही तंत्र नजर आता है? समझने की जरूरत यह है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब है, ऐसा प्रशांत जी ही सिर्फ नहीं कह रहे हैं, ऐसा उनकी हरकतों से प्रतीत होता है। जब वो कभी आते हैं, कभी अपने ही ऑफिसर के ऊपर, कभी सर पे वो गमला रखने रखते हैं, कभी खेलो इंडिया के प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा राष्ट्रगान के समय वो ताली बजाने लगते हैं। इस तरह की बहुत सी हरकतें हैं। विधानसभा में उनका एक स्पीच वायरल हुआ था, मैं खुद से अपने शब्दों में नहीं कहना चाहूंगा, आपको याद होगा कि उसमें वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। वो छोड़ दीजिए, कल और आज बीते दिनों जो विधानसभा में डिबेट्स चल रहे हैं उसमें किस तरह की अमर्यादित टिप्पणियों का इस्तेमाल किया जा रहा है विधानसभा के अंदर, ये पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो ये समझने की जरूरत है कि मानसिक तौर पे शायद उनका असंतुलन बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं वो इलाज भी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जिस तरह से चिकित्सा व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, कभी पारस हॉस्पिटल में कोई जाकर के गोली मार के हत्या कर देता है, कभी पटना के पीएमसीएच में कोई इलाज कराने जाता है तो उसको कोई पीट देता है। तो नीतीश जी को हो सकता है डर लगता होगा अपनी बनाई हुई सुशासन की व्यवस्था में, जो कहीं जाएंगे तो कहीं उनके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक बात और, मनीष कश्यप मामला जो है बीजेपी से छोड़ के और दर दर भटकने लगते हैं, उसके बाद जन सुराज जब अपनाती है तो तरह तरह का व्यंग जो है कमेंट में हम लोगों को मिलता है जब जब वीडियो डालते हैं। तो इसको किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं? देखिए, इसमें हम बिना किसी चश्मे से बस यही देखते हैं कि बिहार का एक लड़का था जो बिहार की बात करता था, बिहार के मजदूरों के अधिकार की बात करता था। अधिकार की बात करने पे सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये पसंद नहीं आया तो उनके ऊपर एनएसए लगा के उनको जेल में डाल दिया गया। उस लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव बना तो उसने कहीं ना कहीं ये सोचा कि क्यों ना अपने लिए स्टैंड लिया जाए। वो बाहर आकर के चुनाव लड़ने का निर्णय लेता है, फिर उसके साथ राजनीतिक षड्यंत्र किए जाते हैं। राजनीतिक षड्यंत्रों में कहीं ना कहीं वो युवा उसी तरह फंस जाता है जैसे बिहार के आज की तारीख में 4 करोड़ युवा फंसे हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और उसके बाद फिर आज जाकर के उसके पास एक विकल्प सामने खड़ा होता है कि क्यों ना एक ऐसे विचारधारा के साथ, एक ऐसी व्यवस्था के साथ चला जाए जो अपने तौर पे सही लोगों का सही सोच के साथ किया गया सामूहिक प्रयास है, ताकि अच्छे बिहार का निर्माण किया जा सके। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये जो शब्द है, ऐसा कुछ जनसुराज में आपको नजर आ रहा है
उसको प्रदर्शित करें। बिल्कुल प्रदर्शित करने की नजर आने की बात आपको बता देते हैं। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनिए। कोई भी राजनीतिक दल, हम आपके कैमरे पे ऑन द रिकॉर्ड ये चैलेंज करके कहते हैं, इस देश में हजारों राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है। किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति, इवन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी टू राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री के पद पे हैं या फिर नेता विपक्ष के पद पे हैं या फिर यहाँ पे तेजस्वी यादव हैं या फिर अन्य अन्य लोग हैं अपने अपने दलों में जो दल को चला रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि क्या किसी के अंदर इतनी हैसियत है कि वो ऑन द रिकॉर्ड आकर के ये बात कह दे कि अगर हम अपना उम्मीदवार दे रहे हैं उससे ज्यादा योग्य कोई दूसरे पार्टी का उम्मीदवार हो तो आप उसको वोट दीजिए, ताकि ऐसा हो कि सही लोग चुन करके आए, भले हमारी पार्टी हार जाए, बिहार जीतना चाहिए। आप ये बताइए कि क्या किसी और दल के पास इतनी हैसियत है कि वो इस बात के ऊपर बात कर दे? क्या आज तक किसी ने इस बात के ऊपर बात की थी? इससे बेहतर विचार क्या हो सकता है राजनीति में? आप मुझे बता दीजिए, आपके दर्शक इससे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ये चलिए वहां तक तो जायज है कि हाँ नीतीश चाचा बूढ़े हो गए, मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव इतने टैलेंटेड लोग लगते हैं, दिखते हैं, और उसके बाद 9वीं फेल बोलना, बार बार निरंतर बोलना, कटाक्ष करना कि लालू यादव बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, जो 9वीं फेल बेटे को भी इस प्रदेश की मुखिया बनाने की बात निरंतर करते रहते हैं। लेकिन ये कहाँ तक जायज है? वो भी स्वतंत्र है और प्रजातंत्र का जो एक सुंदर रूप है, स्वरूप है लोकतंत्र का, उसी के आधारशिला को सामने रखते हुए तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने के महत्वाकांक्षा को रखते हैं। इसमें कहाँ तक जायज है कि लोग कह रहे हैं कि इसे 9वीं फेल है, ये नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की तो मैं आपको क्या बोलूंगा? पत्रकार बोलूंगा। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आप मुझे क्या बोलेंगे? इंजीनियर बोलेंगे, डॉक्टर तो नहीं बोलेंगे। अब भाई कोई व्यक्ति 9वीं फेल है तो उसको 9वीं फेल नहीं बोलेंगे तो क्या 9वां पास बोलेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये 9वीं फेल है तो क्या उसको प्रोफेसर साहब बोलना शुरू कर दे? उसी आरजेडी जामक पार्टी में प्रोफेसर मनोज झा भी है, जिनको हर कोई समाज का हर व्यक्ति सम्मान के दृष्टिकोण से देखता है। उसी आरजेडी की पार्टी में कई पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता है। आप मुझे एक बात बताइए कि चपरासी बनने के लिए भी अगर 12वीं पास होना बिहार में जरूरी है, तो बिहार का मुखिया बनने के लिए 9वीं फेल व्यक्ति अगर आकर के ये कहने लगे कि हम ही मुख्यमंत्री होंगे, ये भी नहीं पूछ रहा है कि भैया आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, भाई आप लोग बताइए कि हम मुख्यमंत्री हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। नहीं, हम बता रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री। अब यही तो समस्या है, इन लोगों ने इसको राजतंत्र समझ लिया है, वंशवादी राजतंत्र समझ लिया कि भाई हम नेता थे, हम मुख्यमंत्री थे, हमारी पत्नी मुख्यमंत्री बनी, फिर हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। आप मुझे ये बताइए, तो तेजस्वी यादव का दोष इतना ही है कि लालू प्रसाद यादव का बेटा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस देश में बहुत से ऐसे नेता रहे हैं जो कई बड़े बड़े नेताओं के बेटे रहे हैं, बेटियां रही हैं, लेकिन ये देश उनको सम्मान की निगाह से देखता है। इस देश का कोई भी व्यक्ति इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की बेटी थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता साबित की थी बतौर भारत के प्रधानमंत्री। किसी ने ऐसे सवाल नहीं किए हैं। बहुत से इस देश के ऐसे नेता रहे हैं जिनके जो परिवारवाद की फसल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाता। सवाल तब उठता है जब आप किसी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और उसके बाद आप अयोग्य होते हैं और फिर भी जबरदस्ती करने लगते हैं कि नहीं भाई हम अपने आप को योग्य मानेंगे, बाकी कोई योग्य दिख जाएगा हम उसको रास्ता से हटा देंगे। इस बात में समस्या है, केवल ये एक मूल बात है जिससे समस्या है। कोई इस बात का विरोध नहीं करता कि तेजस्वी जी राजनीति में रहे। तेजस्वी जी जैसे व्यक्ति को राजनीति में होना चाहिए, उनके पास राजनीतिक समझ है, वो राजनीतिक परिवार से आते हैं। लेकिन आज के बिहार में जब पढ़े लिखे लड़के बेरोजगारी को दर दर भटक रहे हैं, उनके दर्द को समझने के लिए उनको पढ़ाई कर लेना चाहिए। 10वीं पास करने में क्या जाता है भाई? 12वीं पास करने में क्या जाता है? पढ़ाई तो आदमी बुढ़ापे में भी करता है। मेरे दादाजी, जो मेरे दादाजी के भाई हैं, उन्होंने 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने के बाद एमए कर लिया था, वो भी अंग्रेजी से। तो आप बताइए 65 रिटायरमेंट किस चीज में जॉब कर रहे थे? वो इंजीनियर थे, उन्होंने इंजीनियरिंग चीफ इंजीनियर के तौर के पद पे वो ये थे, और उनसे किसी ने कह दिया कि खानदान में सबसे कम पढ़े लिखे तो आप ही हैं, सब लोग आपके भाई जितने हैं वो मास्टर्स कर गए और आप केवल ग्रेजुएशन ही करके जिंदगी भर रह गए। उन्होंने कहा कि हम मरने से पहले पीएचडी करके जाएंगे, और उन्होंने अपने नाम में डॉक्टरेट लगवाया 72 साल की उम्र में। अब आप बताइए जरा कि क्या उस व्यक्ति का अपना कोई विचार नहीं था? क्या उसकी पढ़ने की उम्र थी वो? अगर वैसे देखा जाए तो 72 साल तो पढ़ने की उम्र नहीं होती है। लोग कहते हैं कि भाई अब तो जाने का समय हो गया है, यही विचार चलता है ना बिहार में। लेकिन उस व्यक्ति ने अगर पढ़ाई की तो क्या 30 साल के तेजस्वी यादव को पढ़ाई नहीं कर लेना चाहिए था? वो भी तब जब उन्होंने क्रिकेट को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। पिछले 10 साल से तो राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। उनको राजनीति समझने के लिए पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। और पढ़ाई अपनी जगह है,
हम इस बात का बिल्कुल भी दावा नहीं करते हैं कि केवल डिग्री होना ही पढ़ाई होना होता है। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आप जमीन पे जाने चाहिए। तेजस्वी जी कितने दिन जमीन पे गए हैं, गरीबों को समझे हैं, पदयात्रा किए हैं बिहार में, गरीबों के घर पे गए हैं। वो कहते हैं कि हम यादव समाज के पुरोधा हैं। MY समीकरण की बात होती है, मुस्लिम प्लस यादव। अब मुझे बताइए, क्या बिहार में मुसलमानों की कमी है जिसके पास बुद्धि होगी? नहीं। इसी बिहार में मजरूल हक हुए थे ना। हाँ, इसी बिहार में मजरूल हक हुए थे। इसी बिहार में लालू प्रसाद यादव भी हुए थे, जो पढ़ करके अपने दम पे अपने सत्ता को खड़ा किए थे। वो अलग बात है, उनके शासन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बात का विषय, लेकिन उन्होंने तो अपनी लेगेसी खुद बनाई। कोई उनके पिताजी का नाम नहीं जानता। उसी बिहार में तेजस्वी यादव आकर के कहते हैं कि भाई हम अपने आप में मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी दूसरे यादव लड़का को नहीं बनाना चाहते। यही समस्या का विषय है। आपके नजर में राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को क्या समझते हैं आप नवयुवक लोग? देखिए, हम आपको एक बात बता देते हैं। मेरा जन्म 2003 में हुआ था। मेरा जन्म 2003 में हुआ था और राबड़ी जी का शासन 2005 में समाप्त हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि नैतिक तौर पे मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करूं कि राबड़ी जी का शासन किस प्रकार से था। जैसा कि मैंने अपने पिताजी से या पिताजी की पीढ़ी से सुना है, समझा है, राजनीतिक तौर पे राजनीतिक बातों को सुना है, यही उस तरीके से अगर मैं बताऊं तो मुझे ये बताया जाता है कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसी समस्या थी कि ये कहा जाता था भूरा बाल साफ करो। किसी भी प्रकार से लोगों की टारगेटेड किलिंग्स होती थी। आप अगर जाएंगे तो एक बहुत बड़े लेखक हैं मृत्युंजय शर्मा जी। वो अलग बात है कि हमारा और उनका दल अलग है, राजनीतिक दल अलग है। उन्होंने एक किताब लिखी है, भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने एक किताब लिखी है ब्रोकन प्रोमिसेस। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार में जन्म लेने वाले भूरा बाल, ये जो 4 जातियां थी, इसमें जन्म लेने वाले लड़के अपने नाम का टाइटल इसलिए यूज नहीं करते थे क्योंकि उनको इस बात का डर था कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की तरह बिहार में भी नरसंहार हो सकता है। ये समस्या थी। ये हमने सुना है, हमने किताबों में पढ़ा है। इस बात की पुष्टि न मैं कर सकता हूं, न मेरी पीढ़ी का कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ये सच है कि अगर हमारे पिछली पीढ़ी ने भुगता है तो उसका आज भी दंश देखा जा सकता है कि किस तरीके से उस समय के लोगों को जंगल राज से आज भी डर लगता है कि 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता। आपको मैं अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, आप सवर्ण जाति से आते हैं और जाति बिहार की जाति में, आपको कैसे पता कि हम सवर्ण जाति से आते हैं? टीक रखे हुए हैं। टीक रखना ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म की परंपरा है। मैं आपको एक बात बता दूं, भूमिहार और ब्राह्मण ही रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये धर्म में कहीं नहीं लिखा कि भूमिहार और ब्राह्मण भी रखते हैं। धर्म में पहली बात कि जाति व्यवस्था की कोई जिक्र किसी भी धार्मिक किताब में नहीं किया गया है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। और धर्म में आप भगवत गीता में जाएंगे तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात 4 वर्णों को मैंने बनाया है कर्म और गुण के आधार पे। जन्म के आधार पे उन्हें कहते हैं और वर्णों की बात कहते हैं। वर्ण यानी ऑक्यूपेशन। आप पत्रकार हैं, मैं शिक्षक हूं, हम दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है। इसमें जन्म के आधार पे कुछ नहीं है। मेरा बेटा कल को क्रिकेटर हो जाएगा तो उसको क्रिकेटर कहेंगे और आपका बेटा कल को IAS हो जाएगा उसको IAS कहेंगे। कुल मिला के बात इतनी ही और यही व्यवस्था थी। दूसरी चीज, रही बात मेरी जाति की, तो मैं बिल्कुल वही बात कहता हूं जो हमारे शास्त्रों में लिखी है। जब जरूरत पड़ेगी इस देश को मेहनत कश मजदूरों की तो मैं शूद्र हूं, जब जरूरत पड़ेगी व्यापारियों की तो मैं वैश्य हूं, जब जरूरत पड़ेगी सुरक्षा की तो मैं क्षत्रिय हूं, और जब जरूरत पड़ेगी ज्ञान की तो मैं ब्राह्मण हूं। मेरा जन्म के आधार पे आप ब्राह्मण या ये घोषित करके आप किसी एक जाति स्पेसिफिक ये में मत बांटिए, क्योंकि इस बिहार में या देश में, भारत की सनातन परंपरा में कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 जाति का हो सकता है। एक जाति के सबको ही होते हैं क्योंकि माता पिता से, लेकिन अगर मैक्सिमम हुआ तो माता अलग जाति की, पिता अलग जाति के आप मानना चाहें तो आप 2 जाति के हो सकते हैं। कोई व्यक्ति 3 जाति का नहीं हो सकता है। तो बिहार में या भारत में अगर आप सनातन धर्म परंपरा में विश्वास रखते हैं तो आप तीसरी जाति के नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा तो उस पर आपका अधिकार नहीं है, लेकिन इस बात पे गर्व करना कि आपका जन्म कहां हुआ है, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, यह आपका अधिकार है और आपको करना ही चाहिए। ये संविधान आपको इजाजत देता है। आपका संविधान और हमारा संविधान, संविधान ही मोदी जी को बिहार बार बार खींच के ला रहा है। मोदी जी एक बार आए तो मखाना वोट दिया, दूसरी बार आए तो मोदी जी ने ट्रेन दिया। बिहार को क्या चाहिए जो मोदी जी नहीं दे रहे हैं, और निरंतर प्रशांत जो है सो पीछे लगे हुए हैं कि 5 किलो अनाज, 2 ठो ट्रेन, 4 ठो ट्रेन और मखाना बोर्ड बिहार को कब तक। इस पे मेरा 2 स्टैंड है, 2 अलग अलग बातें मैं कहना चाहूंगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत ही करीबी तौर पे मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के लिए
मैंने लगभग 2.5 वर्ष डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोर टीम में अपना काम दिया है। प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े कार्यक्रमों को डिजाइन करना, पॉलिसी बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना और प्रधानमंत्री जी के साथ एंकरिंग करना। और एक ऐसा भी समय आया जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा 200 लोगों को आमंत्रित करके बुलाया गया, उसमें युवाओं के तौर पे युवा प्रतिनिधि के रूप में मुझे बुलाया गया। तो प्रधानमंत्री जी के साथ 2.5 साल 3 साल मुझे बहुत अच्छे से काम करने का अवसर मिला है, बहुत करीब रह करके। मैंने जितना प्रधानमंत्री जी को समझा है, इसलिए कि केवल मैं दूसरे दल में हूं, मैं ये कह दूं कि प्रधानमंत्री बहुत बुरे व्यक्ति हैं या उनसे जमीन से कोई लेना देना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन पूरी बात ये है कि प्रधानमंत्री जिस दिन पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। यानी हम गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होगा लेकिन गवर्नेंस मॉडल बहुत ज्यादा पारदर्शी होगा। समय के साथ प्रधानमंत्री मोदी का गवर्नेंस मॉडल पारदर्शी नहीं है। आज की तारीख में, पहले राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय राजीव गांधी, वो कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया नीचे पहुंचता है। आज की तारीख में समस्या यह है, 100 योजनाएं बनती हैं लोगों के हित के लिए, तो उसमें से केवल 10 योजनाएं पहुंच पाती हैं। जैसे कि राष्ट्रीय युवा संसद में मैंने बिहार के युवा सांसद के तौर पे 18 वर्ष की आयु में प्रतिनिधित्व किया। मैं बिहार के 2 लाख लोगों में से चुन करके गया। समस्या यह है कि बिहार में 13 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ लोगों को यह नहीं पता होगा कि राष्ट्रीय युवा संसद क्या होता है। इस देश में एक ऐसी भी संसद होती है क्या, ये लोगों को नहीं पता है क्योंकि उसका चुनाव नहीं होता। नहीं, हम लोग जानते हैं, नहीं, आप जानने लगे हैं, लोग जानते हैं क्योंकि आप उस जगह पे हैं, आप प्रिविलेज्ड हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच पा रहा है। वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंफॉर्मेशन के इस युग में 100 में से 10 इंफॉर्मेशन पहुंचता है, बाकी नेता पुत्रों में ऊपर ही आता है, ऊपर ही बढ़ जाता है। हम जैसे लोगों को नेता पुत्रों में आप लोग कटाक्ष करने में कभी जो है सो नहीं, कटाक्ष नहीं कह रहे, इसको सत्य नेता कहा जाता है। पुत्रों में बोला आपने, अभी बोला। बात समझिए, अब बात समझिए। हाँ। हम नेता हैं, हम आज पॉलिसी बनाए, मेरे टेबल पे आया कि भाई आज से 18 साल से 20 साल का जो लड़का है उसको विदेश में भेजना है भारत का प्रतिनिधि बना के। जो काबिल लड़का होगा समाज से चुन के लाना है गांव से। अब भाई देश में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो किसी गांव का नहीं होगा, तो मेरा बेटा काहे नहीं हो सकता है? कोई पैसा तो मिल ही रहा है, फ्लाइट से जाने का व्यवस्था तो मिल ही जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, काहे नहीं अपने ही बेटा को वहां पे रखवा दे? एक ही तो पोस्ट है, तो काबिलियत में मेरा बेटा पीछे कैसे? हम रेकमेंड कर दिए मेरा ही बेटा को भेज दो। अच्छा। आपको पता चलेगा तब ना कि भाई इस तरह का कोई व्यवस्था आया था, तब ना आप जाइएगा कहीं पे लड़िएगा। तो वहां पर आपने देखा कि नेता पुत्रों का जी हाँ, इस तरीके की चीजें होती है। इसका सिंपल रीजन ये है, इनडायरेक्टली इसका इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल है। इसका सिंपल रीजन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जमीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार में जो लोग हैं वो जोड़ तोड़ की राजनीति से निकले हुए लोग हैं, और इस कारण से मोदी तो बढ़िया है लेकिन मोदी गवर्नमेंट फेल है, इस बात में हम कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो आपका हिस्सा था, आपने कहा कि उन्होंने ट्रेन दिया, मखाना बोर्ड से कब तक चलेगा? मखाना बोर्ड से ज्यादा दिन नहीं चल सकता है बॉस, क्योंकि 10 साल 12 साल के शासनकाल में आप मखाना बोर्ड अब जाकर के बना रहे। एक युग की समाप्ति के बाद, कहा जाता है 12 साल में युग समाप्त हो जाता है। हाँ। आपने एक युग के बाद आपको याद आया कि बिहार में मखाना बोर्ड भी होना चाहिए, जबकि कब का ये बन चुका होना चाहिए था। दूसरी चीज, आपने जब यहाँ पे ट्रेन दिया तो आपने कहा कि भाई हम इसलिए ट्रेन दे रहे हैं कि भाई यहाँ के भी लड़के मजदूर बन करके जाएंगे सूरत की फैक्ट्री में कमाने के लिए, तो भाई उनको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। आप ये बताइए, ये कौन सी सोच है मेरे भाई? आप प्रधानमंत्री हैं, आपने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। ये देश नहीं रुकने दूंगा वाली बात है, ये देश में नहीं रुकने दूंगा वाली बिहारियों के साथ पक्षपात हो रहा है, आपके नजरिए नहीं से? हो रहा है, जुर्म हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। वो लड़का जाता है मजदूरी करने महाराष्ट्र में, तो उसको कहा जाता है कि इधर आओ, मराठी बोलोगे? तो भैया मराठी नहीं आता है, तो 2 झापड़ गाल पे गीत दिया जाता है, मराठी काहे नहीं आता, महाराष्ट्र में आओ तो मराठी बोलो। जबकि स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री भी जाते हैं विदेशों में तो हिंदी में बात करते हैं, उनको तो कोई नहीं कहता कि आप आकर के उसी देश की भाषा में बात करें, उनको तो कोई नहीं कहता। इस बात में दम है। कभी प्रधानमंत्री रसिया गए तो व्लादिमीर पुतिन ने ये तो नहीं कहा कि आप रसिया में आए हैं। प्रधानमंत्री जी जब रसिया गए तो व्लादिमीर पुतिन ने ये तो नहीं कहा कि भाई आप रसिया में आए हैं तो रसियन में बात कीजिए। उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बयान देते हैं कि भाई अगर आप महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना पड़ेगा, मराठी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। अगर मैं आपको एक बात चैलेंज के साथ कहूं, वैसे तो मेरी पार्टी की विचारधारा नहीं है, ना ही ये मेरी विचारधारा है, ना ही समाज की विचारधारा है, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे, मैंने सुना था, मैं बस वही बोल रहा हूं। इससे किसी को भी इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर व्यक्ति भारत में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए तो अगर व्यक्ति को तीर्थ स्थल पे आना होता है तो कहां आता है? अयोध्या, मथुरा, काशी। इसकी भाषा क्या है? भोजपुरी और अवधी, हाँ। और उसके साथ साथ थोड़ी सी ब्रज, और थोड़ा और इधर आ जाइएगा तो अगर आपको अपने पूर्वजों का पिंडदान करना है तो आप कहां आते हैं? गया जी में आते हैं। गया जी की भाषा क्या है? मगही। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम और पूरा देश को यह कहना शुरू कर दें कि आपको अगर पिंडदान करवाना है अपने पूर्वजों का तो मगही में आके बोलिए, भोजपुरी में आकर के बोलिए, तो इस देश में अराजकता फैलेगी या नहीं फैलेगी? अदर स्टेट के लोग आते हैं यहाँ गया जी में? बिल्कुल आते हैं, पूरा देश आता है, पूरा देश आता है। वाराणसी में तो तमिल काशी समागम होता है, पूरा देश आता है, वहां भोजपुरी चलती है, वहां की भाषा में लोग आते हैं।
भाषा का कोई बैरियर वहां नहीं होता, कोई किसी भाषा में बात करता है, हम लोग सम्मान के साथ उनको प्रणाम करते हैं। मेरा बस यही कहना है कि भाई हमारे मजदूर बाहर जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। आज हमारी सरकार उतनी निकम्मी है कि वो यहाँ पे उनको रोजगार नहीं दे पा रही। इसीलिए जन स्वराज कहता है कि 10 से 15 हजार का रोजगार जो आप जा करके 18 घंटे फैक्ट्री में काम करते हैं और मजदूरों की तरह बिल्कुल मतलब जानवरों की तरह आपके साथ सलूक होता है, हम बिहार में आपके गृह जिले में उस तरह की व्यवस्था खड़ी करेंगे कि आपको रोजगार अगले 1 साल के अंदर मिलेगा। और ये बात आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने ऑन द रिकॉर्ड कही है कि इस बार जब आप आइएगा छठ पूजा में तो ये आखिरी बार होगा जब छठ पूजा में आप आइएगा, क्योंकि इसके बाद से आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप यहीं रहने वाले हैं। शराबबंदी पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि मेरा मानना है, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि शराब एक ओछी चीज है और हीन दृष्टि से देखी जाने वाली चीज है, क्योंकि जब लोग पी लेते हैं तो लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ भी जाता है। और एक और बात है कि उसको समाज में जो है सो शराब को स्थान, हमारे मतलब गांव समाज में शराब को हीन दृष्टि से देखा जाता है, पीने वाले को भी। तो वही पैसा जो बोल रहे हैं प्रशांत, डिफाइन किया कल कि 3 लेयर में मैं इसको खर्च करूंगा एक शिक्षा में, तो शिक्षा वाला जो स्टैंड है वो आप लोग एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, नो डाउट। आप जो है सो ये बताएं ये कहाँ तक जायज है? बहुत ज्यादा जायज है। आप मुझे 2 बातें बताइए। पहली बात तो ये कि जब आप कह रहे हैं शराबबंदी है तो पहला सवाल ये कि शराबबंदी है ऑन पेपर या ऑन ग्राउंड? जमीन पे शराबबंदी नहीं है जी। जिस गरीब की पत्नी को बचाने के लिए आपने शराबबंदी की थी, आप उसी के हस्बैंड को पकड़ के लेकर के जाते हैं, उसी के हस्बैंड को पकड़ के ले जाते हैं और पुलिस उसी का शोषण करती है। वो बेचारी कहीं से पैसा व्यवस्था करती है, जो गरीब परिवार था और गरीबी में लुट जाता है। ना पिए लोग नहीं देखिए, मुख्यमंत्री जब सदन में खड़े होकर के बोल रहे हैं कि पिए, आप व्यक्ति के अधिकारों का जब इसी देश के संविधान ने अधिकार दिया स्वतंत्रता का, तो आपने अधिकार दिया ना कि भाई जाकर के तुम शराब पियो चाहे नहीं पियो। आप दिल्ली में शराब ऑन रखे हुए हैं, मुंबई में शराब ऑन है, तो भाई बिहार में काहे बंद है? एक देश में जब भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड पे चलते हैं सीधे तौर पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु के समय भारतीय जनसंघ जो इनकी मातृ संस्था है, उनका क्या था? एक देश में एक विधान चलेगा, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 झंडे नहीं होने चाहिए। इनका तो सीधा सीधा यही पूरे के पूरे स्टैंड था। तो जब इनका पूरा स्टैंड यही था तो एक देश में 2 विधान कैसे हो जा रहा है भाई? 370 के खिलाफ आप लड़ रहे थे और शराबबंदी के समय आप कैसे 2 स्टैंड रख रहे हैं? दिल्ली में कुछ, बिहार में कुछ। क्या दिल्ली का आदमी ज्यादा काबिल है कि वो शराब पिएगा तो उसको नशा नहीं चढ़ेगा, और बिहार का आदमी इतना नशा में रहता है कि शराब नहीं भी पिएगा तो चढ़ जाएगा? ये 2 सवाल है। ये सवाल है अपने आप में सरकार के सामने। दूसरी चीज, पूरा का पूरा प्रशासन केवल शराबबंदी लागू करवाने में बिजी है, इसीलिए पारस हॉस्पिटल में घुस करके मर्डर हो जा रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन खेमका जी का मर्डर हो जा रहा है, कोई बेचारे नहीं जा रहा है। महिलाएं असुरक्षित हैं। उस पटना में महिलाएं असुरक्षित हैं जहां पे हम देवी जी को पूछते हैं। पाटन देवी का ये शहर है और आप उस शहर में महिलाओं को असुरक्षित बना दिए हैं। रात में महिलाएं घूम नहीं सकती, आज की स्थिति वो हो गई। अब जंगल राज के बारे में पिछले 25 साल से चिल्ला के सबको बता रहे, भाई कब तक चिल्लाते रहिएगा? दूसरी चीज, शराब जैसे ही आप बंद करते हैं, इल्लीगल शराब का व्यापार चलने लगता है, सूखा नशा पूरे बिहार में दिखने लगता है। और जैसा प्रशांत किशोर जी बताते हैं, उड़ता पंजाब आपने मूवी देखी होगी, उड़ता बिहार दिखने वाला है अगर इसको बंद न किया गया तो। इसकी समस्या यह है कि लड़के बेचारे गरीबी से तंग है, परेशान है, बेरोजगारी में है, वो सूखा नशा कर रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं, और शराब माफिया जन्म ले रहा है जिसके अंतर्गत एक इल्लीगल बिजनेस चल रहा है जिसपे पूरा का पूरा कंट्रोल इस बिहार के बड़े बड़े नेताओं का है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिहार के लोग बहुत काबिल हैं, वो 9वीं फेल नहीं है कि मेरी बातों को समझ ना पाए। बिहार के लोग बहुत काबिल हैं, इनका कहना है। कहां तक जायज और कहां तक नाजायज, कमेंट सेक्शन में लिखना कम कर दिए हैं, लिखते रहिए। जय हिंद।